अगर किसी सरकार के पास पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें आ जाएं, तो क्या वह संविधान को भी बदल सकती है? हाल ही में कुछ नेताओं ने इसी तरह की बयानबाजी की कि वह संविधान बदल देंगे, नया संविधान लिख देंगे। कोई नेता कह देता है कि उनकी पार्टी संविधान बदल देगी तो मीडिया हाय तौबा मचाना शुरू कर देती है, लोगों को डराना शुरू कर देती है। बल्कि होना यह चाहिए कि वे लोगों को समझाए कि क्या संविधान में बदलाव संभव है, यदि हाँ तो कितना और उसकी प्रक्रिया क्या है। नमस्कार दोस्तों, सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है और क्या संविधान संशोधन करके पूरे संविधान को बदला जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 368 विधायिका को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है, यानी संविधान में संशोधन करना, बदलाव करना संभव है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह प्रावधान इसलिए शामिल किया ताकि भविष्य में नई पीढ़ियां नई जरूरतों के हिसाब से संविधान में संशोधन कर सकें। लेकिन उन्होंने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं हो जाए कि उसे कोई भी बहुत आसानी से बदल दे। संविधान में संशोधन के लिए सबसे पहले एक विधेयक लाया जाता है। यह विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मान लो लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, तो इस विधेयक पर पहले चर्चा होगी, फिर उसे विशेष बहुमत से पारित कराया जाएगा, यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो। यदि लोकसभा में उस दिन 510 सांसद उपस्थित हैं तो विधेयक को पारित करने के लिए 340 सांसदों को इसके पक्ष में मतदान करना होगा। यह भी ध्यान रखा जाता है कि विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सांसदों की संख्या सदन की कुल संख्या के आधे यानी 272 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरे विधेयकों को केवल साधारण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान इसीलिए किया गया है ताकि उसे कोई भी सरकार आसानी से नहीं बदल पाए। लोकसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक राज्यसभा में पारित होने के लिए जाएगा। राज्यसभा में भी इसे विशेष बहुमत से पारित कराना होता है। अगर राज्यसभा विधेयक को खारिज कर दे तो संविधान में संशोधन संभव नहीं है, जबकि दूसरे विधेयकों को पारित करने के लिए लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। राज्यसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देनी ही होती है, वह इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद संविधान संशोधन विधेयक पूरी तरह पारित हो जाता है और अधिनियम बन जाता है। इसके अलावा अगर संविधान के किसी ऐसे भाग में संशोधन किया जा रहा हो जो न्यायपालिका की शक्ति को कम करे या फिर राज्यों के अधिकारों को कम करे, तो ऐसे संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। इसीलिए जीएसटी लागू करने के लिए जब संविधान में संशोधन किया गया तो आधे राज्यों की सहमति ली गई थी। इस प्रकार हमने देखा कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी सरल और आसान नहीं है कि सिर्फ कार्यपालिका की इच्छा से उसे बदला जा सके। लेकिन लोगों को या फिर कुछ नेताओं को यह लगता है कि उनकी पार्टी 400 से अधिक सीटें आने पर पूरे संविधान को बदल देगी। अगर लोगों के पास अधूरी जानकारी होगी तो उन्हें ऐसा भ्रम हमेशा बना रहेगा। भले ही किसी पार्टी के पास 400 से अधिक सीटें आ जाएं और आधे से अधिक राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकार हो, तब भी वह नया संविधान नहीं बना सकती है। यह भ्रम केवल उन्हीं लोगों को होता है जिन्होंने केशवानंद भारती केस के बारे में नहीं पढ़ा है। साल 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला केशवानंद भारती नाम से आया। इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। केशवानंद भारती केस की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, इसकी विस्तार से चर्चा हमने इसी वीडियो के पार्ट 1 में की है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। इस केस में 13 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया और संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वर्तमान में कोई भी सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल भावना को नहीं बदल सकती। संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसका निर्धारण भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित प्रावधानों को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली वाली सरकार, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र, सरकार का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि। मूल ढांचा घोषित किए जा चुके प्रावधानों में कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता। यह सूची पूरी नहीं है, आगे भी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रावधान को संविधान का मूल ढांचा घोषित कर सकता है। यानी अब तक हम समझ चुके हैं कि जब तक मूल ढांचे का सिद्धांत मौजूद है तब तक संविधान में पूरी तरह बदलाव असंभव है।
हाँ, अगर मूल ढांचे का सिद्धांत हट जाए तब संविधान को बदलना संभव है, लेकिन मूल ढांचे के सिद्धांत को केवल सुप्रीम कोर्ट ही हटा सकता है, वह भी तब जब 15 या उससे अधिक जजों वाली बेंच सुनवाई करेगी, क्योंकि केशवानंद भारती केस में 13 जजों ने सुनवाई की थी। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनको पद से हटाना, इन दोनों प्रक्रियाओं में सरकार का कितना योगदान है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद मुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है।